आप यार आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना मेरे भाई, आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप क्लास 10 सीबीएसई में हो या आईसीएसई के लिए भी मैंने पूरी कोशिश की है कि यार ज़्यादातर कंटेंट आईसीएसई के भी इसमें डाल दूं। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके काम लायक नहीं है तो मत पढ़ना, बट हाँ मैं कोशिश करूंगा कि वो नॉलेज आप ज़रूर लो जो सच में आपके काम आ जाए। जैसे इस चैप्टर का नाम मैं पहले आप सभी बच्चों को बता दूं, इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखो सॉल्ट तो भैया आता है बाद में, सबसे पहले मुद्दा आता है एसिड और बेस का। अब कई बच्चे सॉल्ट को जानते हो हमेशा क्या समझ लेते हैं, सर जो घरों में नमक खाते हैं वही सॉल्ट। ना पहली बात भाई ये आप एजम्पशन अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि भाई जो हम सॉल्ट घर में नमक खाते हैं बस वही एक सॉल्ट होता है। ना ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं भाई, आपको हर एक सॉल्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। बट उससे पहले सबसे पहले मैं एसिड और बेस के बारे में बात करता हूँ। देखो पुराने टाइम में मतलब जितने बहुत होते हैं ज्ञानी लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग एसिड और बेस को जानते हो कैसे आइडेंटिफाई करते थे, मतलब बताते थे चख कर कि खट्टा है एसिड है, फीका है कड़वा है, तो ये क्या है बेस है। इस बिहाफ पे उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, मतलब मेहनत किया, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं भैया वो गलत है, टेस्ट उस करने का मेथड गलत नहीं है। लेकिन अब मान लो, जैसे मान लो अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो टेस्ट कर रहे हैं खट्टा मीठा बता रहे हैं एसिड है बेस है, कोनो एक आया जहर चख लिया। अब जहर चख लिया तो उसके बाद कुछ बता पाएगा, कहेगा हाँ नमस्ते ऊपर मिलेंगे आइएगा आप भी कभी, ठीक है, तो मतलब ये नियम तो भैया चल नहीं पाएगा। दूसरा, एक को हम तेजाब चखा दिए, कह लो चखो, अच्छा जैसे ही चखा उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। क्यों? उसको कुछ नहीं समझ में आता था, चखने के बाद उसको कुछ भी नहीं समझ में आता था। तो मतलब ये जो टेस्ट वाला मेथड है ना वो एकदम सक्सेसफुल नहीं रहा। और साइंटिस्ट छोड़ो यार, वो जो ज्ञानी लोग थे वो भी डर गए, क्या है भैया अब हम तो नहीं चखेंगे, हम चख लेंगे तो हम भी ऊपर चले जाएंगे, ना ये नहीं करने वाले हैं, तो डर गए थोड़ा सा। तो फिर क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि भैया जिस चीज़ में खतरा हो उससे दूर भागें वो लोग, तो वही उन्होंने भी किया, उस चीज़ से वो थोड़ा सा दूर भागे, उन्होंने दूसरे एफर्ट की तरफ कोशिश की। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अरहेनियस, आप लोग सुने भी होंगे शायद, जो बच्चे पहले से सुन चुके हैं, कोई बात नहीं यार भाई, जानने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, अपना एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया। पहले तो टेस्ट की बात आई, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों एक शब्द आया टेस्ट, ठीक। टेस्ट में अगर शोर हुआ, उसको सार कई लोग कहते हैं, हम भी सौर कहेंगे, ठीक है, तो वो क्या हुआ एसिड। अगर बिटर हुआ तो वो क्या कहलाएंगे बेस। अगर सौर हुआ तो वो क्या कहलाएंगे एसिड, और अगर बच्चों बिटर हुआ तो क्या कहलाएंगे बेस। ये पहला नियम था। दूसरे नियम पे आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था भैया अरहेनियस, ठीक है। उन्होंने एक नियम बनाया, मतलब नियम क्या, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोला कि भैया किसी भी सब्सटेंस को अगर आप पानी में डिसॉल्व करें, कोई भी सब्सटेंस आप उठाए, हमको नहीं पता है कौन सा है, अगर उसमें से H+ आयन निकले, पहला उन्होंने बोला H+ आयन क्या हो निकले, उसके बाद किससे जुड़ के क्या कर रहा है हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर H+ आयन निकले या पानी में मिलाने के बाद या मोल्टेन स्टेट में, दोनों टर्म बोल दिया, या पानी में मिलाने के बाद या मोल्टेन स्टेट में, तो उनको इन्होंने बोल दिया एसिड, उनको इन्होंने क्या बोल दिया एसिड। और दूसरा इन्होंने बोला कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम मोल्टेन या पानी में और एक्वस मीडियम में देखें और उसमें से क्या निकले OH- आयन, तो उनको इन्होंने क्या बोल दिया बेस, उनको इन्होंने क्या बोल दिया बेस। मतलब वो सब्सटेंस जो OH- आयन रिलीज करे, मेरी बात समझिएगा, वो सब्सटेंस जो OH- आयन रिलीज करें वो बेस, और जो H+ रिलीज करें वो कौन एसिड। चखने से तो बहुत अच्छा है भैया, तो ज्ञानी लोग मान गए, कहे हाँ बात सही है, मान गए, ठीक है। तो देखो क्योंकि कोई नियम ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, कोई भी नियम ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, इसीलिए साइंटिस्टों ने अपग्रेड करने की कोशिश की। तो फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था, आप लोग सुने भी होंगे इनके बारे में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है। तो इनका भी एक नियम था। पहले इनके नियम को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी नज़र में कोई अच्छा या बुरा कब बन सकता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने किसी एक इंसान को उधार दिया, तो वो इंसान आपको बहुत अच्छा कहने लगे, जानते हो कब तक, जब तक आप उधार दिए हो।
जिस दिन जाओगे आप मांगने, उनकी नज़र में आप क्या हो जाओगे, बुरे। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान हमेशा अच्छा ही हो या हमेशा बुरा ही हो। वो डिपेंड करता है भैया किसके साथ है, उस हिसाब से वो अपने आप को अच्छा या बुरा आप मान सकते हो। जैसे मान लो मैं ही हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी होंगे और बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, वो डिपेंड करता है। अब दोस्त वही होंगे जिनके फेवर में मैं कुछ काम कर रहा हूँ या वो मेरे फेवर में कुछ काम कर रहे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे। अच्छा, जिनके फेवर में कोई काम नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं दुश्मन हो गया। ठीक है, तो अब यही शब्द सब में होता है, लेकिन इन्होंने एक छोटा सा नियम बोला, छोटा सा नियम, H+ और प्रोटॉन, H+ और प्रोटॉन या H+ और प्रोटॉन। अब ये इतना लंबा दो बार काहे लिखे अभी हम बता रहे हैं। यहां पे होगा डोनर, यहां पे होगा एक्सेप्टर। क्या होगा, एक्सेप्टर। डोनर के लिए इन्होंने क्या कह दिया, मेरी बात सुनिएगा, इन्होंने डोनर के लिए एक छोटा सा शब्द कह दिया। क्या कहा, सबसे पहले सारे बच्चे समझिए, क्या कहा, उन्होंने कहा कि डोनर क्या होंगे, एसिड। डोनर क्या होंगे, एसिड, और एक्सेप्टर क्या होंगे, बेस। लाइए एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हम इस डोनर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, HCl। मेरी बात समझिएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। HCl को हमने पानी में मिलाया, ये बन गया H3O+ और Cl-। अच्छा ये बताइए, HCl था, अच्छा इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, डोनेट हो गया, और क्या बन गया, Cl-। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, एसिड। इसको आप क्या बोल सकते हैं, एसिड। अच्छा दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी बात समझिएगा, वो भी इसी में, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिए हमने कहा कि HCl है, मेरी बात समझिएगा, HCl है और इसने एक हाइड्रोजन डोनेट किया। अच्छा ये H2O है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पर पानी किस तरह से एक्ट कर रहा है, बेस। कई बच्चे इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं, सब लोग सोचते हैं पानी न्यूट्रल वे होता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो इंसान किसके पास है उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है, अपने आप को शो करता है। यानी पानी यहाँ पे कैसा बिहेव करने लगा, बेस। एक और छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, आप सारे बच्चों को यही चीज समझाने के लिए। जैसे हमने लिया HCl, मेरी बात समझिएगा, जैसे हमने लिया HCl और वहां पे हमने किससे रिएक्शन करा दिया, NH3 से। अच्छा ये बन गया NH4+, ये क्या बन गया, NH4+ और Cl-। ये बताइए यहां पर भी क्या हो रहा है, डोनर, यहां पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का डोनर, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। अच्छा ये बताइए यहां पे बेटा, यहां पे देखिए ध्यान से, NH3 से H+ इसमें और जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एक्सेप्टर। तो ये क्या है भैया, बेस, और ये क्या है, एसिड। कई बच्चे इस चीज को समझने में हो जाते हैं असफल, और बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं। चलिए अभी हम थोड़ा सा इसमें इरेज करते हैं। अगर आप लोग ये लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। हम यहीं पे एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। जैसे हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे बोला NH3+ H2O गिव्स NH4+ और OH-। अब ये बात ध्यान से समझिएगा, यही बात आपको ध्यान से समझनी है। यहां NH3 था, इसको H+ मिल गया, यानी H+ एक्सेप्टर, तो ये क्या कहलाएगा, बेस। अच्छा ये बताओ बेटा, H2O था, H2O में से एक H+ चला गया, डोनर, यानी क्या कहलाएगा, एसिड। अब ये बात बहुत भयंकर वाला ट्विस्ट आ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये समझ चुके थे थोड़ी देर पहले भी जो मैंने समझाया कि भैया H+ क्या है, H+ क्या है, बेस है, थोड़ी देर पहले हमने बोला। अब यहां पे H+ कैसा है, एसिड। यानी आप याद रखिएगा, वाटर, एसिड, बेस दोनों तरीके से एक्ट करता है। इसीलिए एक बार ये कंपटीशन में, फाउंडेशन में ये सवाल पूछा भी गया था, लेकिन हाँ जो बच्चे 12th में वो तो जन्मे करते हैं, लेकिन जो नहीं उनको मैं बता दूं, इनके अंदर ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर, दो तरफा ये काम करते हैं, दो तरीके से काम करते हैं, कभी एसिड और कभी बेस। इसीलिए वाटर कैसा एक्ट करता है, एज लाइक एम्फोट्रिक। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर बता रही है, प्रोटॉन डोनर कौन है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बस मैं इसको इरेज करता हूं और आप सभी बच्चों से एक छोटा सा सवाल करता हूं। जो बच्चे इसका जवाब दे दिए उनको 10,000 करोड़ इनाम सपने में, ठीक है, ले लीजिएगा। सपने में जाइएगा, 10,000 करोड़ का चेक ले लीजिएगा, ठीक है। और नहीं मिलेगा तभी बताइएगा, तब हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, एक और सपना बाबा से हम आपको मंगवाएंगे, उसमें आपको मिलेगा 50,000 करोड़। 10,000 करोड़ से डायरेक्टली 50,000 करोड़ पहुँचेंगे। एक ख्याली पुलाव पहले पकाना बंद कर दो, आते हैं मुद्दे पे।
कहाँ आते हैं, मुद्दे पे। चलो अब हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि वाटर के अंदर तो भैया डुअल बिहेवियर आ गया, कैसा, एम्फोट्रिक। कोई आपसे पूछ भी सकता है एसिड और एंड बेस जैसा, बट ये प्रोटॉन डोनर क्या है, बट ये प्रोटॉन डोनर क्या है। अच्छा सारे बच्चे हमको एक बात बताइए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 और मास नंबर क्या होता है 1। उस हिसाब से मेरी बात समझिएगा, उस हिसाब से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये तो सारे बच्चों क्लियर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट कर दिया, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, यानी बन गया 1H+। अब आप मेरी बात समझिएगा बस, न्यूट्रॉन भी इसमें 1 होता है, ये तो हम सब जानते हैं। एक बात याद रख लो, ये बोर्ड में पूछा हुआ है, यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें न्यूट्रॉन हुई में नहीं कहता, न्यूट्रॉन होता है 0, न्यूट्रॉन होता है 0। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैंने अभी कहा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाल दिया तो यहां पे क्या होगा 1H+, यानी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिर्फ बचा क्या, प्रोटॉन। यानी बहुत सारे बच्चों को जो ये दिक्कत हो रही है प्रोटॉन डोनर, तो ये H+ ही हमारा प्रोटॉन है, H+ ही हमारे लाल क्या है, हमारा प्रोटॉन, हमारा क्या है, प्रोटॉन। अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तभी हम आगे बढ़े, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मेरे लाल, नहीं तो दिक्कत होगी। अच्छा हमने यहां से एक चीज सीखा, ब्रोंस्टेड के नियम को हमने समझ लिया है। देखो ब्रोंस्टेड ने हमसे क्या कहा है, ब्रोंस्टेड ने कहा है H+ डोनर, यानी ब्रोंस्टेड ने हमसे ये कहा कि प्रोटॉन डोनर एसिड और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होंगे, बेस। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड, क्योंकि भैया सिर्फ हर जगह प्रोटॉन का खेल नहीं होता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन का भी खेल होता है। तो लेविस मॉडर्न अपना कॉन्सेप्ट लेके आए, उन्होंने कहा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, देखो जब प्रोटॉन डोनेट कर रहे हो तो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कोई एक ही चीज कर रहे हो, उसको कहेंगे क्या हम लोग, एसिड। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, यहां प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डोनर हो इलेक्ट्रॉन का, तो वो कहलाएगा बेस। अगर आप इतने सारे नियम बच्चों समझ गए हैं तभी हम आगे बढ़ें, नहीं तो कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, यही टिक जाए ज्यादा सही है, ठीक है। यहां तक के सारे जो नियम मैंने आपको बताया प्लीज उनको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा साइंटिस्ट सुन तो रहे थे, लेकिन जो ज्ञानी लोग थे ना, जो पहले चेक होकर रहे थे, क्या ये सुना है बाबा, H+, H3O+, OH- इलेक्ट्रॉन डोनर, ये हमें दिखी थोड़ी ना, मतलब भाई पुराने टाइम के लोग थे तो भोजपुरी हल्का फुल्का बोल देते थे, उन्होंने कहा दिखबे थोड़ी ना करिए हमें, कैसे जो तुम बताओ थो H+, ये सब नहीं हो पाई। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को सही तरीके से मान लिया एक बार के लिए कि चलो वो साइंटिस्ट हैं, लेकिन कहा प्रूव करा पहले। तो उसके लिए ये प्रूफ करने वाले शब्द, यानी हमको भैया या तो टेस्ट से पता चल जाए, या तो स्मेल से पता चल जाए, या तो दिख जाए, मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से कुछ भी एक चीज जो उसको फील कर ले, तब हम मान सकते हैं कि भैया वो एसिड है या बेस। अब इसका जवाब देने के लिए भैया कोई साइंटिस्ट, मतलब ये H+ और OH- तो बोल सकता है, लेकिन दिखाएगा कैसे, तो उसके लिए उन्होंने यूज किया एक तरीका जो दिखा दे, कुछ इंडिकेट कर दे। इंडिकेट से मतलब आप समझते हो, जैसे मान लो हम लेफ्ट हैंड साइड का, मतलब जैसे लेफ्ट वाला इंडिकेटर बाइक का घुमा दे तो हम राइट साइड मुड़ना चाह रहे हैं ना, नहीं, अगर मुड़े तो कोनो ठोक के निकल जाएगा आपको। यानी अगर कोई भी चीज इंडिकेट कर रहा है तो उसी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करे। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने उनके जवाब को देने के लिए उन्होंने यूज किया किस चीज को, इंडिकेटर। किस चीज को यूज किया बच्चों, इंडिकेटर। अच्छा इंडिकेटर कोई जरूरी नहीं है कि सबका सब मैन मेड ही हो, सबका सब मैन मेड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और कुछ मैन मेड इंडिकेटर होते हैं, ये बात मैं भी मानता हूं। तो अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर जो निकाला जाता है एक लीचेन नाम का प्लांट है, वहीं से, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। अच्छा जब लिटमस पेपर की बात होगी तो पहले हम इंडिकेटर की बात कर ही लें। क्या होता है इंडिकेटर, अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस ही तो है
which is generally used किस लिए? टू डिटेक्ट whether a substance is acid or base। ठीक है, ये इतनी बातें शायद सारे बच्चों को समझ में आ गई। समझ में आ गई तब तो अच्छा है। क्या मार खा गई क्या? नहीं मार नहीं खाई। चलो ठीक है, तो हम ये क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर में बेटा, इंडिकेटर में ये एक ऐसा सब्सटेंस है, आप कह सकते हो कोई भी ऐसा सब्सटेंस उठा लो जिससे हमको ये पता चल जाए, अगर उस पर एसिड डिप करो तो कुछ नया चेंज दिख जाए, बेस डिप करो तो कुछ नया चेंज दिख जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। मतलब मेनली डिटेक्शन के लिए। तो सबसे पहला इंडिकेटर कौन आया भैया? लिटमस। मैं पहले ही आपको बता दूं कौन सा है, लिटमस पेपर। तो देखो, लिटमस पेपर को दो तरीके से तैयार किया गया, एक था ब्लू लिटमस पेपर और एक था रेड लिटमस पेपर। याद रखो, अगर इसमें आपने एसिड ऐड किया तो इसको ये किसमें चेंज कर देगा? रेड। इसमें अगर आपने बेस को ऐड किया तो इसको किसमें कर देगा? रेड। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर रेड लिटमस पेपर है, उस पर अगर हम एसिड गिरा दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो कलर है वही रहेगा। और अगर सर हम ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम बेस गिरा दे तो मेरे लाल तब भी वही होगा, कुछ नहीं होगा, कोई कलर नहीं चेंज होगा। क्योंकि आपको ये बात पता चल चुकी है भैया। अरे देखो, रेड लिख दिया यहाँ पे, इतने महान है हम, रेड टू ब्लू। ठीक है, ये बात समझे? मतलब ब्लू टू रेड करने का काम एसिड का है, रेड टू ब्लू नहीं कर पाएगा एसिड, तो रेड ही रहने देगा। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। जनरली ये छोटा सा टर्म है, ठीक है, सारे बच्चे इस बात को समझिएगा, छोटा सा एक टर्म है। दो और मतलब मैन मेड इंडिकेटर जिनको तैयार किया गया, एक है फिनोप्थलीन, ठीक है, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मैं पहले छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं, फिनोप्थलीन ओरिजिनली किस कलर में होता है? कलर इसका ओरिजिनली क्या होता है? ये होता है कलरलेस। इसका होता है ऑरेंज, नमस लग रहा है ऑरेंज, ठीक है। अगर एसिड इसमें आपने डिप किया तो ये रहेगा कलरलेस, कोई कलर नहीं चेंज होगा, ठीक है। और अगर इसमें आपने बेस ऐड कर दिया तो इसको किस में चेंज कर देगा? पिंक। किस में चेंज कर देगा भैया? पिंक, पिंक में चेंज कर देगा। और अगर यहां पे आप ऑरेंज ले रहे हो तो किस में चेंज कर देगा? रेड। लेकिन इसको किस में चेंज करेगा? येलो। अब कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा कोई जुगाड़ बता दीजिए जिससे हम एटलीस्ट मिथाइल ऑरेंज और एसिड का ही लर्न कर लें। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो हम तुम्हारे पर तेजाब या कुछ, चलो खतरनाक नहीं, तेजाब नहीं गिराते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसे नींबुए गिरा दिए, ठीक है, संतरा आंख में वो जो होता नहीं है, संतरा ऐसे आंखें में गिरा दिए, तो आपको गुस्सा आता है ना? अच्छा, गुस्से से आप क्या होते हो? लाल होते हो। गुस्से से आप क्या होते हो? लाल होते हो। तो मतलब एसिड के लिए बस याद रखना, चाहे ब्लू लिटमस पेपर ले लो, चाहे मिथाइल ऑरेंज ले लो, दोनों जब गिरेगा तो लाल हो जाते हैं, गुस्से से एकदम लाल हो जाते हैं। तो यानी वो किस कलर में देंगे? रेड। बाकी दूसर का आप याद कर लो, यानी उसको बेस वाले में ब्लू लिटमस पेपर और इसमें किसमें? येलो कलर में। किस कलर में? येलो। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लो बेस उसमें पहले से ऐड है, मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर मान लो पिंक है बिकॉज ऑफ बेसिक, इसमें बेस पहले से ऐड है, अगर उसमें आप एसिड ऐड करोगे तो याद रखो तब भी उसको कलरलेस ही कर देगा। यानी एसिड में आप किसी भी तरीके का भैया फिनोप्थलीन लेकर आइए, इसको उससे कोनो मतलब नहीं है, इसको वो क्या करता है? चेंज करेगा ही करेगा। एक और इंडिकेटर होते हैं, जैसे मैंने कहा ना सेंस ऑर्गन, एक तो देख के हम जान गए, एक सेंस ऑर्गन होता है स्मेल से। टेस्ट तो अब करने नहीं वाले, सरेंडर हो गए सारे बच्चों, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट नहीं कर सकते हो तो एक तरीका और है जिसको कहते हैं स्मेल करने वाला तरीका। तो स्मेल करने से अगर आप, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप स्मेल करने से, मेरी बात समझिएगा, अगर आप स्मेल करने से किसी भी एसिड या बेस को आइडेंटिफाई कर सको तो इंडिकेटर तो है ये भी, लेकिन क्योंकि आप स्मेल से पता कर रहे हैं, किससे पता कर रहे हैं? स्मेल से, तो इनके लिए एक नया नाम हो गया, इंडिकेटर के लिए एक नया नाम, एक नया कैटेगरी हो गया। अच्छा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ओल फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर which is used to detect
एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बाय चेंज इन स्मेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अच्छा देखो ये सारी चीजें बुक में है बेटा, तो मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक बुक का रखें, ऐसा ना हो कि कुछ टॉपिक उड़ा दे सिर्फ कोर्स के चक्कर में। अगर आप चाहो तो मतलब सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा देंगे, ऐसा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन अभी याद रखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या बोलता है, ऐसा इंडिकेटर जिसको आप चेंज इन स्मेल से जान सको। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कौन कौन से हैं भैया। एक है वनीला आइसक्रीम का तो स्मेल ये करता होगा आप लोगों को। एक है अनियन, इसको कहते हैं प्याज, ठीक है। तो अगर उसमें आपने एसिड मिलाया या बेस मिलाया तो होगा क्या, एसिड मिलाने पर कोई स्मेल में चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही बिल्कुल रहेगा, जैसा है बेटा बिल्कुल वैसा रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें बेस ऐड कर दो तो इनका स्मेल डिसअपीयर, इनका स्मेल वे क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, और स्मेल नॉट कम। सेम लाइन यहां पर भी, डिसअपीयर और स्मेल नॉट कम। अगर आप इतनी बातें भी समझ चुके हो बेटा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गई, ओके। अब हम इसको करते हैं क्या, इरेज। अरे भाई साहब बड़ी गर्मी है यार, चलो इरेज करते हैं। फोन काट दी मम्मी आगे क्या, अच्छा चलो देखो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले मुद्दे पे। अच्छा नेक्स्ट हमारा मुद्दा क्या है भाई, नेक्स्ट मुद्दा क्या है, सोचो। ये तो ज्ञानी लोग भी जान गए कि अब भैया टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इंडिकेटर वेज जान लेंगे कि भैया कौन एसिड है और कौन बेस है, मतलब इतना मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है। अब उन्होंने कहा हाँ अब आगे बढ़ो, अब ये लोगों को बताओ कि एसिड कैसे कैसे आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली हम एसिड्स का पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, मतलब एसिड का बंटवारा। तो मैं देखो बहुत तेजी से भी नहीं और बहुत धीरे भी नहीं, एवरेज स्पीड से मैं चलूंगा, जिससे आप सारी चीजें समझ जाओ और आपका काम भी जाए ना इधर उधर, बड़ी जल्दी सब चीज समझ जाओ। एक है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्या है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, और चौथा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस। सॉरी हम बेस पे क्यों आ रहा है भैया, हम तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एसिड की बात करें ना। चल अब हमने ये क्या कहा कि मतलब इनका क्लासिफिकेशन कुछ चार तरीके से होगा। एक तो हो सकता है भैया कहां कहां से ऑब्टेन्ड हुआ, दूसरा हो सकता है भैया ताकत, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड। देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वही होता है बहुत खतरनाक, तो मतलब क्लासिफाई करने की तो जरूरत है ना कि उसको मत छूना बहुत स्ट्रॉन्ग है, अरे हाँ इसको पी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नींबू ठीक है, सिट्रिक एसिड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस बिहाफ पे इनको बांटा जाए, इस बिहाफ पे क्या किया जाए, इनको बांटा जाए, बंटवारा कर दिया जाए भैया कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोर्स का। तो देखो सोर्स के बेसिस पे बेटा इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक है ऑर्गेनिक, एक है मिनरल। इस चार्ट को अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं बहुत छोटे में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ऑर्गेनिक जो होते हैं याद रखिएगा ऐसे एसिड जो आपको सिर्फ और सिर्फ कहां से मिले, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से भैया, प्लांट और एनिमल्स। कहां से मिले हैं, प्लांट या एनिमल्स में से, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ऑर्गेनिक। और जो हमको कहां से मिले, मिनरल्स से, बस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स,
उनको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, मिनरल एसिड। देखो ये ऑर्गेनिक आगे लिख लीजिएगा, एसिड ही है, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई ना भैया, कहाँ से मिल रहा है, कोनो को प्लांट से मिल गया, एनिमल से मिल गया, तो वो क्या होंगे भैया, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे आपको याद होगा, आपको चींटी काट लेती है तो फॉर्मिक एसिड, वो क्या है, वो है ऑर्गेनिक एसिड, वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। आपको पता चला कि भैया सिरका है, ठीक है, उसमें भी एक तरह का एसिड है, कौन सा, एसिटिक एसिड, तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। नींबू है, नींबू में क्या है, सिट्रिक एसिड, तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन तेजाब क्या वो कहीं से मिलता है आपको, नहीं, तो वो क्या है, मिनरल एसिड। वो कहां से मिलते हैं आपको, मिनरल से या किसी सॉल्ट से रिएक्शन करने से, तो ये क्या होंगे, मिनरल एसिड। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, कौन कौन, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। अगर मैं इसको एकदम सही भाषा में बताऊं तो आपको याद हो गया होगा, पानी में मिलाने से वो H+ आयन रिलीज करता है। बट एक बात याद रखिएगा, कोई भी एसिड पानी में मिलाने से H+ आयन रिलीज करता है बेटा, बट वो H+ तुरंत इस वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H3O+। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि एसिड जब पानी में डिसॉल्व होगा तो वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोनियम आयन। वो अलग बात है कि कुछ चंद सेकंडों के लिए हो सकता है H+ आयन बने, लेकिन तुरंत वो वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम लोग H3O+ भी कहते हैं। तो बस हम एक ही चीज बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए, याद रख लीजिए सारे बच्चों, ये डिसोशिएट कंप्लीटली, मतलब डिसोशिएट कंप्लीटली का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, डिसोशिएट कंप्लीटली, और ये डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, ठीक, ये कैसे होता है, और डिसोशिएट पार्शली, ये थोड़ा मोड़ा डिसोशिएट होता है। अब इसको समझिए पहले, मान ली मैंने कोई भी एक एसिड लिया AB, मैं कह रहा हूं इससे मान लो 10 हमने लिया मॉलिक्यूल और 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन बन गया, एक H+ एक मॉलिक्यूल में था। तो अगर 10 के 10 बन जा रहे हैं बेटा, अगर 10 के 10 बन जा रहे हैं, तब तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जितने अमाउंट में H+ था सब टूट गया, मतलब H+ और कुछ और मान लो Cl- या NO3 कुछ भी जुड़ा हुआ था, तुरंत टूट गया और तुरंत वो हाइड्रोनियम आयन बन गया, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मान लो पूरी तरीके से ना टूटे, मान लो हमने लिए एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल, उसमें पता चला 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बना रहे, बाकी 6 बने भी नहीं किए, बाकी 6 बनाए ही नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे, वीक एसिड। यानी हम कह सकते हैं इसमें ये एक और चीज लिख सकते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एक और चीज कह सकते हैं, याद रखिए, अगर 30% से ज्यादा हो गया डिसोसिएशन, क्या डिसोसिएशन, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे, और 30% से अगर लेस होगा तो किस में आएंगे, वीक में। यानी मोर के लिए स्ट्रॉन्ग और लेस के लिए वीक। इतनी बातें समझ गए। अच्छा, अब कंसंट्रेशन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मैं पहले ही आपको बता दूं, थोड़ा नीचे आते हैं, बनाते जगह सांप बना लेते हैं यहाँ पे, ओ यंग। अच्छा देखो, एक आता है बेटा कंसंट्रेटेड, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, इससे आपका भी काम आसान है। इसको लिख लो, मेरे हिसाब से थोड़ा इजी पड़ेगा, थोड़ा जगह मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग और वीक के बाद तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन ये बोलता है बच्चों कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, एक कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा होगा हमारा वीक एसिड। एक हो गया वीक, कह रहा हूँ सॉरी, डाइल्यूट एसिड। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे स्ट्रॉन्ग और वीक की बातें अभी भी लगता है याद आ रही हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही तरफ एकाग्र होना। मैं बोल रहा हूं कंसंट्रेटेड एसिड मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, एसिड, और कम अमाउंट में क्या हो, पानी। कम अमाउंट में क्या हो, पानी क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया हाइड्रोनियम आयन निकलवाना है। तो अगर पानी बहुत कम अमाउंट में, पानी क्या हो बहुत कम अमाउंट में, और एसिड क्या हो ज्यादा, मीन्स हम लिख सकते हैं मोर एसिड लेस वाटर। ये क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड। एक छोटे से शब्द में आप इसका आंसर दे सकते हो,
बहुत ज़्यादा एसिड और बहुत कम वाटर। इसमें मोर वाटर लेस एसिड, पानी क्या हो जाए भैया, कम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। अब कई बच्चे ये भी कहते हैं सर डाइल्यूशन कैसे करना है, एसिड है ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिराना है। गलती ना करना, कहीं मान लो आपके हाथ में एसिड भरा हुआ है एक ग्लास में, उसमें आपने भर लिया है, बीकर में भर लिया है, और ऊपर से अगर आप पानी गिराओगे तो शायद आपका हाथ भी जलेगा, मुंह भी जलेगा, दोनों हो जाएगा। ये कभी नहीं करना है, हमें उल्टा ये काम करना है। क्या काम करना है भैया, पानी यहाँ रख लेना है, यहाँ क्या रख लेना, वाटर, और ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से एसिड हमको गिराना है, तब जाके आप उनका डाइल्यूशन कर सकते हैं, तब जाके बच्चों आप उनका क्या कर सकते हैं, डाइल्यूशन। ये इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई हैं जो मैंने अभी बताया है सही से? ओके, वेरी गुड। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो लास्ट टॉपिक है हमारा बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, उसको भी हम लोग क्लियर ही कर लेते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं और एक एक मुद्दे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी आपको तैयार करवाना है। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बोलता क्या है, पहले ये समझ लो। बेस एसिड, देखिए मैंने पहले से लिख लिया है, ठीक है, आप पहले समझिए यहाँ पे क्या टर्म है। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बोलता है कि किसी भी एसिड, एक मॉलिक्यूल एसिड से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं। मतलब अगर मान लो 4 बनेंगे तो उसकी बेसिसिटी 4 होगी, अगर 3 बनेंगे तो 3 होगी, 2 बनेंगे तो 2 होगी, और 1 बनेंगे तो 1 होगी। लेकिन याद क्या रखना, एक ही मॉलिक्यूल से आपको पता करना है, 100 मॉलिक्यूल से नहीं पता करना है, एक मॉलिक्यूल से आपको देखना है कि कितने अमाउंट में वो बन रहा है। तो हमने एक बार ध्यान से देखिएगा, हमने यहां देखा बच्चों HCl का एग्जांपल लेके। अच्छा, HCl है क्या भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl है क्या भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने पानी में डिप किया तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम बने, 1। कितने बने भैया, 1। बाकी Cl माइनस, तो उसमें तो H है ही नहीं, तो इसको कहेंगे हम क्या, इसकी बेसिसिटी 1 है। और ऐसे एसिड जिनकी बेसिसिटी 1 होती है बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। वैसे हमने लिया H2SO4, अच्छा उसको हमने पानी मिलाया तो एक हाइड्रोनियम आयन बना और HSO4 माइनस बच गया। इसको फिर पानी में मान लो हम वो मिला हुआ है, फिर एक और हाइड्रोनियम आयन बन गया, तो अब SO4-2 बन गया, यानी 2 हाइड्रोनियम आयन बने। इसके अलावा बन पाएगा H3O+ नहीं, क्योंकि है ही नहीं H। तो यानी हाइड्रोनियम आयन कितने बने भैया, 2, तो उनको बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। यही सब सोच के, जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आता, सही भी है, वो CH3COOH एसिटिक एसिड का देखने लगते हैं, तो उनको 4 हाइड्रोजन दिखता है, खटाक से बोलते हैं इसकी बेसिसिटी 4 होगी। लेकिन नहीं, याद रखिए ये CH3COO माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे आप लोग सुनेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेकिन अभी के लिए इसमें सिर्फ एक ही H+ है बेटा, हाई H+ नहीं है, ये तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, H+ नहीं है, सिर्फ H+ कौन है, यही एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, यानी एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। इनकी बेसिसिटी कितनी होती है बच्चों, 1। ये आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से एक लास्ट छोटा सा रिक्वेस्ट यार, जैसे हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियोस अगर समझ में आ रहे हैं तो भाई शेयर करो और वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। आने वाले समय में मैं बहुत सारा चेंज करने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, पहले मैं खुद भी देख लूँ यार कि आपसे मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है नहीं। और अगर कोई डाउट भी होता है यार तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।